IVM। साल 2022 की पहली सीरीज तो हम जीत गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है, जिसका जिक्र रोहित शर्मा ने भी किया और खुद हम सब ने महसूस किया कि भारतीय टीम जब मैदान पर थी, जब वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, तो क्या कुछ गलतियां हुई, कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं हो रहे जिनकी वजह से टॉप ऑर्डर में रन नहीं बन रहे, ठहराव नजर नहीं आ रहा बैटिंग ऑर्डर में। आप मैच जरूर जीत रहे हैं गेंदबाजों के दम पर, बट अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। खासतौर से दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ जब हम 3-0 से मैच हारे, तो क्या टेम्पलेट हमारी टीम का वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेंज हुआ है, क्या सोच में बदलाव देखने को मिला? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मैच का विश्लेषण तो हम करते रहते हैं, बट इन सवालों का जवाब भी आज हम ढूंढेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जरिए। हमारे साथ निखिल भाई हैं, हमारे साथ सबा भाई हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। क्योंकि निखिल भाई कमेंट्री आप कर रहे हैं और चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं आप सुबह उठ के, लेकिन क्या इतनी आराम से चाय की चुस्कियां राहुल द्रविड़ मैच जीतने के बाद भी ले पा रहे होंगे? क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें और बीइंग अ कमेंटेटर, एक्स क्रिकेटर देखें, तो थोड़ा जीत मिलने के बाद भी गले के नीचे नहीं उतर रही है। राज भाई देखिए, कुछ मेरे ख्याल में प्रयोग जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, कुछ सवाल जिनके जवाब आप ढूंढने को देख रहे थे, कल एक चीज तो तय हो गई जो मुझे समझ में आ रहा है। जब केएल राहुल अवेलेबल थे तो आपने उनसे पारी की शुरुआत नहीं कराई, तो कहीं ना कहीं जहन में जो 2023 की टीम की जो तैयारी है, आप मध्यक्रम को और मजबूत करने को देख रहे हैं। उनको आप वो रोल में देखना चाह रहे हैं, इसीलिए आप उनको मध्यक्रम में दे रहे हैं। एक ये प्रयोग था कि आप ऋषभ पंत को ऊपर भेज के पावर प्ले में बैटिंग कराने को देख रहे हैं। अब ये दूर के दृष्टिकोण से देख रहे थे, क्या जब विश्व कप में भी ये करने को देख सकते हैं ईशान किशन, या जब शिखर धवन वापस आएंगे, या मुझे जो लगता है सीधी सी बात है कि आप उनको बतौर सलामी बल्लेबाज इसलिए भेज रहे थे कि ताकि कुछ समय बिता लें, क्रीज पे कुछ रन बनाने को देख लें। वो जो एक मौका रहता है टॉप 3 बैट्समैन को कि अधिक से अधिक गेंदें खेल सकते हैं, तो आप उनको रन बनाने का मौका दे सकते हैं। या कभी कभी अगर जरूरत हो कि आप जिस तरीके से एडम गिलक्रिस्ट या सनत जयसूर्या वो उस अंदाज से पावर प्ले में बैटिंग करने को देख रहे हैं, क्योंकि उस तरीके का गेम है ऋषभ। तो पर जो मेरे को जवाब मिल रहा था वो कल मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि केएल राहुल फिट थे 11 में खेलने के लिए, वो मध्यक्रम में खेलेंगे। जी चलिए, लेकिन ये तो ठीक है, मध्यक्रम में खेलेंगे। ऋषभ पंत को फिर आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं सबा भाई? कभी नंबर 4 पे आप दिखाते हैं और ऐसी पिक्चर दिखने लगी कि बलि का नंबर 4 बकरा पे नहीं है तो खेलेंगे, सबसे बढ़िया अब जगह सडनली बैटिंग उनको आप करने ऊपर। की। लेकिन रन तो बनाना पड़ेगा ना निखिल भाई। अगर आप एक जगह एक परमानेंट जगह नहीं है आपके पास, तो आप अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? अब ऋषभ पंत को अगर आपने 4 नंबर खिलाना ही है, अब आपको मैं नाइट क्लब लेके जाऊं, डांस फ्लोर पे खड़ा कर दूं और फिर आप बोलो अरे निखिल भाई यहाँ तो ले आओ, आप डांस भी आप ही करो, ये तो गलत है ना। रन तो उनको बनाना पड़ेगा, चांस तो मिला। आप मान रहे कि चांस मतलब ये तो आप तब तो आप मान रहे हैं कि डांस नहीं आता ऋषभ पंत को ना। अगर आप मुझे ले जाकर खड़ा करेंगे, पहले तो पता कर लें कि हम डांस करने लायक है कि नहीं नाइट क्लब में। बिल्कुल, अरे सर एक आधा मैच ऊपर नीचे होता है, जब वो डांस करेगा तो फिर वही डांस करेगा। 3 2 5 1 6 मैच तो मैं काउंट कर सकता हूँ अभी उंगलियों पे कि 6 मैच हो गए ऋषभ पंत के साथ। नहीं पर मुझे लगता है कि आइए नाइट क्लब में आपका भी स्वागत है, आइए। मुझे तो हर एक तरह के डांस स्टाइल्स मालूम है। हम तो हर जगह पे बल्लेबाजी कर चुके हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट को अभी भी लगता है कि ऋषभ पंत और बहुत कुछ दे सकते हैं भारतीय टीम को। नंबर 4 पर उनको देख लिया गया, वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 5 नंबर 6 पर उन्होंने खेलना शुरू किया था जब वो आए थे, और ये एक और विकल्प है यहाँ पर। मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा से ऋषभ पंत को एक एमएस धोनी का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। ये हो सकता है कि टीम मैनेजर रोहित शर्मा को लगता है कि वो एमएस धोनी के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, वो सहवाग या सौरव गांगुली के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो, तो वहां पर हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते हैं उनको? और इसमें इस सोच में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन सबा भाई खराबी की तो सोच में नजर आ रही है ना। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आके कहते कि ऋषभ पंत अगले मैच में ओपन करेंगे, समझ आता है। अब उन्होंने आते ही स्टेटमेंट दे दिया कि शिखर धवन इज अवेलेबल एंड ही विल बी प्लेइंग द थर्ड ओडीआई। अब इसका मतलब तो साहब है कि आपने एक मैच खिलाया, अब एक मैच ईशान किशन, एक मैच ऋषभ पंत और अब शिखर धवन।
देखिए राजीव, आने वाले समय में ना हम लोग जितने भी बात कर लें कि एक एक बैटिंग पोजीशन सेटल हो जानी चाहिए, वो होने वाला है नहीं। क्योंकि जमाना को हाँ। कुछ कुछ इस तरह का है, कब कोविड से अब कौन सा खिलाड़ी बाहर हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो ओपनिंग स्लॉट हो, चाहे वो नंबर 4 हो, चाहे वो नंबर 5 हो, हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना होगा। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जो खिलाड़ियों को जिस भी जगह पर चुना जा रहा है, उनको मुझे लगता है पहले से बता दिया जा रहा है कि आपको कहीं भी खेलना पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा किसी को पता नहीं है। तैयारी हमको कुछ उस प्रकार से करनी होगी। केएल राहुल के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि नंबर 4 एक शानदार पोजीशन है उनके लिए। अगर ऊपर नीचे जल्दी विकेट गिरते हैं तो फिर वो एक ऐसा 70 खिलाड़ी का है एवरेज है जिसके उनका पास सही नंबर 4 तकनीक पे। है, सही सही तकनीक है, जो लंबी पारी खेल सकता है। पर अब आने वाले समय में क्या हो जाए किसको पता। तो हो सकता है नंबर 4 पर ऋषभ पंत को खेलना पड़े, हो सकता है सूर्य कुमार यादव को खेलना पड़े, हो सकता है श्रेयस अय्यर को खेलना पड़े। तो मुझे लगता है इन सभी खिलाड़ियों को ना अपनी तैयारी कुछ अलग प्रकार से करनी होगी। तो ये जमाना बहुत ज्यादा कठिन है, नहीं केवल भारत के लिए पर हर एक टीम के लिए। तो इस जी। चैलेंज को हमको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी भारत के लिए जरूरी ये है कि जब भी हम बैटिंग करें, हमको कम से कम 300 सवा 300 रन करना पड़ेगा। जी। बैटिंग पोजीशन जो भी हो जाए, आपको रन तो बनाने होंगे, जो कि भारत कल कर नहीं पाया। निखिल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल के जो विकेट था निखिल, आप तुमको क्या लग रहा था कि विकेट थोड़ा स्टिकी था, इस वजह से रन नहीं बने? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम 275 280 तो आपको करना ही चाहिए थे इस विकेट पे भी, वो भी जिस तरह का जी बॉलिंग अटैक है वेस्ट इंडीज का। बिल्कुल। जी, आई थिंक जो कल सभा भाई हुआ था, ओडिन स्मिथ ने सरप्राइज किया था। वो तेज डाल रहे थे, भारी गेंद डाल रहे थे, वो एक अच्छा आपके लिए विकल्प हो सकता है। आप तैयार रहिएगा। बट जो पहला मैच खेला गया था सभा भाई, वो काली मिट्टी का वो सरफेस थी। हाँ, तो ये जो रेड सॉइल थी। ये रेड सॉइल में था, तो ये थोड़ा सा ना वो टेनिस बॉल और पिच होने के बाद वो उतनी अच्छी तरीके से बैट पे नहीं आ रहा था जितनी अच्छी तरीके से अब हम सब समझते हैं कि आना चाहिए एक दिवसीय क्रिकेट में। बट वो भी एक तैयारी थी। तो कल बॉलर के लिए कुछ ना कुछ वहां था। ऐसा नहीं है कि नहीं था, पर कुछ ना कुछ बॉलर के लिए था। और आप देखें, जो विकेट शुरुआत में आउट हुई, रोहित आउट हुए, उसके बाद ऋषभ आउट हुए, वो पेस से सरप्राइज हुए ओडिन स्मिथ को, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी के चलते चलते विराट कोहली आउट हुए। तो जब 3 विकेट बोर्ड पे लग गई सब भाई, तो फिर वो केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव पारी को संभालने में लग गए। पर अंत में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कहा आपने कि अंत में हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आखिरी 10 ओवर को टैकल कर सकते थे। आई थिंक हमने एक्सेलरेशन बहुत जल्दी कर दी, विकेट गवा दी, और दीपक हुडा के पास फिर और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि वो टेलेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे। So वही वसंत नारायण का सवाल है कि our batting has been disappointing if we can't score 300 plus. How can we win the World Cup? सही सवाल है ये, और यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि भारत को तैयारी इस तरह से करनी होगी ताकि आप मैच दर मैच आप कम से कम 300 सवा 300 या तो आप टारगेट सेट कीजिए या फिर आप टारगेट चेज कीजिए। इसी के लिए आपको तैयारी करनी है। और ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर टॉप ऑर्डर के 2 या 3 विकेट 50-60 पे गिर जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप चेस कर रहे हैं 350, आपके 2 विकेट गिर गए हैं 30 पर। वहां से आप मैच कैसे जीतेंगे? तो हमें तैयारी करनी है वर्स्ट सिचुएशन की, वहां से क्या हम निकल सकते हैं कि नहीं। और और तभी ऐसा लगेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कल गेंदबाजी में जरूर हमने प्रोग्रेस किया है, बल्लेबाजी में उतना नहीं है। तो ये काम अभी भी करना बाकी है। मुझे लगता है कि इसी के बारे में जरूर चर्चा हो रही होगी ड्रेसिंग रूम में भी। निखिल भाई, हर्षजैन तो विराट कोहली से बहुत सख्त नाराज नजर आ रहे हैं कि 100 तो है, लेकिन 70 इनिंग फेल होते भी हो गए। अब कितने दिन और हमें खिलाना पड़ेगा? सही वक्त नहीं है कि वो ब्रेक ले लें खुद से थोड़ा सा, 2-2.5 महीने का, एक जो रवि शास्त्री ने भी सजेस्ट किया था, और फिर से वापस आए तरोताजा होके। मेरे ख्याल में श्रीलंका सीरीज में ब्रेक ले सकते हैं, बट देखिए हर खिलाड़ी का उतार और चढ़ाव चलता रहता है। ये खेल का मतलब एक एक वो सच है, जो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भी उसका सामना करना पड़ता है। सब जानते हैं कि एक बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन उनसे उम्मीदें इतनी होगी हैं। एक खिलाड़ी जिसने 43 शतक लगाए हुए हैं, 12,000 से अधिक रन है, तो आपको लगता है यार जब वो 70 भी बनाता है ना तो 100 नहीं बनाया, क्योंकि उस तरीके की उन्होंने उम्मीदें सबके साथ वो जाती है विराट कोहली के साथ, क्योंकि उन्होंने वो कारनामा किया हुआ है। मेरे लिए वो एक इनिंग दूर है वापस फॉर्म में आने के लिए। अब कितनी जल्दी आते हैं, अब उनकी मैं राशि देके आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आए, क्योंकि विश्व कप की तैयारी आप चाहते हैं कि कम से कम आपका जो मेन खिलाड़ी है, मैच विनर, वो टॉप पीक पे रहे। कोई मैं कह रहा हूँ, कोई पत्थर भी भिजवाए विराट के पास जो जादू टोना भी थोड़ा हटा दे।
यही है। राजकुमार ने तो नहीं, मैं ढेर सारे भिजवा दिए होंगे ब्लेसिंग्स और सब कुछ अभी तक। मैं कॉफी भिजवा सकता हूँ। पता नहीं क्या नहीं है, नहीं पता क्या सभा भाई, राजीव, पत्थर नहीं, राजीव और निखिल, राजकुमार सर को तो विराट को मैं पहाड़ पे भेज देना चाहिए अभी तो हाल फिलहाल, किसी अच्छे हिल स्टेशन पे। मैं चलिए वो ये इसका जवाब सिर्फ विराट कोहली दे सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है इस समय, क्या वो फ्रेशनेस फील कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो इंटेंसिटी बट वो अभी भी है कि नहीं उनके टाइम अंदर। तो हो रहा है ये सभा खुद भाई, एक तो मानना इंडिविजुअल पड़ेगा। तरीके से ही वो उसको बॉलर्स जो है आपके अगेंस्ट रणनीति बना रहे हैं और आपको आउट कर रहे हैं। कल भी आप देखें, सेटअप वो किया उनको, दो हाँ तीन छोटी बॉल है, फिर एक सडनली आगे बॉल। तो ये तो हर कोई देख रहा है कि सेटअप हो रहा है और आप हंस रहे हैं उसमें बार हाँ बार। राजीव, मैं मान रहा हूँ, पर ये जी पहली बार नहीं है, ये हर एक खिलाड़ी के साथ हो चुका है, बड़े से बड़े खिलाड़ियों के साथ हो चुका है। और हर जी एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का फेज आता है, और उसी खिलाड़ी को वापस निकलने के लिए अलग प्रकार की मेहनत करनी होती है, अलग प्रकार की तैयारी करनी होती है, और उसी से जूझ रहे हैं इस समय विराट कोहली। मैं तो इसमें भी एक पॉजिटिव देख रहा हूँ। कल के मैच में जिस तरह से विराट कोहली ने बैकफुट पर एक दो शॉट्स लगाए, विशेषकर को जो स्क्वायर कट किया, बैकफुट का जो हाँ प्ले है उनको तो खत्म ही हो गया था। यहाँ पर चूंकि इस तरह की टैक्टिक अपनाई है वेस्ट इंडियन पेस बॉलर्स ने, कम से कम वो बैकफुट प्ले देखने को मिल रहा है। जिस तरह से विशेषकर को वो स्क्वायर कट लगाया, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि इसके पहले कब विराट कोहली ने बैकफुट पर आकर एक स्क्वायर कट लगाया होगा। तो मैं तो यहाँ से भी पॉजिटिव देख रहा हूँ कि कम से कम और ज्यादा राउंडनेस नजर आ रही है उनके बल्लेबाजी में। तो हमें अंत में इस तरह का भी जो फुटवर्क है वो मदद करेगा विराट कोहली को। पर आपकी आपकी एकाग्रता पर ही इस समय सवाल उठ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर वो अपने आप को फोकस करके जी। बल्लेबाजी करेंगे तो रन जरूर देखने को मिलेगा। निखिल भाई, पंत को लेके कसार साहब ने सलमान खान का डायलॉग लेके एक सवाल कर दिया है, कि सलमान खान का डायलॉग पंत पे बिल्कुल फिट बैठता है, कि वो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। तो हम्म। उनकी बैटिंग देख के इन दिनों उनको कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलिए केदार साहब, दिल में तो आते हैं ना, बाकी का रास्ता वो खिलाड़ी अपने आप बना लेगा, उसकी चिंता ना कीजिए आप। क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है। देखिए, जो मैच विनर खिलाड़ी रहता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होता, वो निरंतरता आपको नहीं नजर आएगी। क्योंकि जब वो उसका बल्ला चलेगा, जब वो रन बनाता तो वो फिर वो एक तरफा मुकाबला जिताएगा। अब कहेंगे अब बड़ा अच्छा हो गया मुकाबला जिताए हुए, 70-80 रन साउथ अफ्रीका में भी बनाए थे, लेकिन वो मुकाबला उन्होंने जिताया नहीं था। मेरे लिए जी सिर्फ उनको यही समझाना है कि कल जिस तरीके से बैटिंग कर भी रहे थे, और ये कई बार होता है कि जब आपके मतलब की विकेट नहीं है, आप कड़ा संघर्ष कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, आप वो 25-28 गेंदे खेल चुके हैं या 30 गेंदे आप खेल चुके हैं। अगर एक बॉलर आपको तंग कर रहा है, अगर आपने 30 गेंदे खेल ली, तो आपको पता है कि अब वो बॉलिंग चेंज आने वाली है। ओडिन स्मिथ को पहली गेंद पे उन्होंने चौका लगाया था, उसके बाद जब आप इंतजार कीजिए दूसरी तरफ से भी बॉलिंग चेंज, वो कैलकुलेशन जो है ना, वो कैलकुलेटिव, वो समझदारी वाली बैटिंग, वो उनको सिर्फ जी एक अपने दिमाग की बत्ती जलानी है, उजागर करना है। क्योंकि कला में कोई कमी नहीं है। अब जो है वो गेम सेंस, गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन, यार इस बॉलर ने तंग किया, ये हम्म, आया, इसको चौका लगा दिया, ये भारी गेंद है, अब मैं कहां से अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकता हूं। क्योंकि उसके बाद आप खड़े रहते तो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे राजीव भाई, और ये हाँ एक ऐसा बैट्समैन है एक ओवर में दो छक्के भी लगा सकता है, लेकिन उसके लिए वो मेहनत, वहां तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सर, चावल और दूध और पानी आपने डाल दिया, बगैर वो उबाल के, बगैर वो पकावट के आप पहले से ही खीर चख लें, तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो बिल्कुल। कैलकुलेशन जो है आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। टॉप स्टोरी को सिर्फ जगाने की जरूरत है। सभा भाई, बहुत ढेर सारे जो भी सवाल आ रहे हैं सिर्फ ऋषभ पंत को लेके आ रहे हैं। और एक सवाल था हरजैन ने, एक तो पहले उन्होंने एवरेज बताया और फिर कहा कि सभा सर अननेसेसरी आप प्लीज बैक ना करें पंत को, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो आईपीएल में पिछले कुछ सालों से, 3 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं व्हाइट बॉल में, और उनका एवरेज जो है 30 से नीचे है, तो आप उनको बैक ना करें। अरे मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम और निखिल आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप दिन में बैठे हैं कि या नहीं। देखिए, आप बैक तो उसी खिलाड़ी को करते हैं जो जिसमें वो क्षमता है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने की, और ये हम लोगों ने देखा है हर एक फॉर्मेट में। मुझे तो अभी भी लगता है, और ये मैं बात हमेशा से लगती रही है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी वो काम करना बाकी है ऋषभ पंत को कंसिस्टेंटली। और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है अभी भी वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में। चाहे वो वनडे हो या फिर T20 क्रिकेट हो, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि एक तरह से वो कंप्लीट प्लेयर बनते जा रहे हैं या बन चुके हैं, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, और बिल्कुल। आपको थोड़ा बहुत और इंतजार करना होगा। तो निखिल ने सही बात कही कि गेम अवेयरनेस इनको कैसे बिल्ड करना है,
कौन कौन से बॉलर्स आपके आप सामने हैं, उनको मैं किस तरह से अटैक कर सकता हूँ, कब आपको वेटिंग गेम खेलना है, कब आपको अटैक करना है, सिचुएशन वाइज आपको बल्लेबाजी करनी है, ये सारी चीजें कंसिस्टेंट लेवल पर देखने को अभी तक मिली नहीं है। पर मुझे हमेशा से ये उम्मीद है कि आने वाले समय में वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐसा खिलाड़ी है जो इस तरह के खिलाड़ी बहुत कम बार इंडियन स्क्रीन स्पेस पे नजर आता है, इसीलिए इस खिलाड़ी को बहुत ही सलीके से हमें ट्रीट करना होगा। सो भाई आपके लिए एक सवाल और है, वो सवाल रोहित शर्मा के लेकर है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी को आप कैसे रेट करेंगे? SS98 करके कोई विवर है, कोड नेम है शायद उनका, एजेंट वगैरह है शायद कहीं के रॉय या आईवी के हो सकते हैं जिस तरह का नाम है उनका। तो उनका पूछना है कि आप कैसे रेट करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी को, और क्या आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नजर आई MS धोनी की कप्तानी के साथ? सबका अलग अलग स्टाइल है। मैं तो कुछ अलग तरह से देखता हूँ एक कप्तान को, कि जब एक कप्तान मैदान में रहता है तो जो उनके साथ वाले खिलाड़ी हैं वो उनको किस तरह से देख रहे हैं, उनके टैक्टिक्स को वो किस तरह से देख रहे हैं, उनके जो कैप्टेंसी का तरीका है उसको किस तरह से वो देख रहे हैं, परख रहे हैं। अगर वहां पर मुझे वो इज्जत नजर आती है तब मुझे लगता है कि कप्तानी अच्छी हो रही है। और अभी जो इनिशियल जो 2 मैचेस देखने को मिला है, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी की है, क्योंकि उस तरह से फेथ या फिर ट्रस्ट जीतना खिलाड़ियों का, जो आपके साथ खेल रहे हैं, अंदर जो खेल रहे हैं या जो बाहर बैठे हुए हैं, वो जीतना उतना आसान होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के क्रेडेंशियल्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है ड्रेसिंग रूम में अपने परफॉर्मेंस के बदौलत, तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेगा, ये कोई चैलेंज नहीं है, सैंपल साइज बहुत छोटा है, और भी कठिन परिस्थिति आएंगी। वहां पर देखना होगा कि आप खिलाड़ी जो हैं जिस पर आपने भरोसा दिखाया है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आपके कलीग्स, आपके टीममेट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके स्ट्रैटेजी पर बाय इन कर चुके हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये कप्तान जो है वो सही दिशा में दिखा रहा है और हमें इसी रास्ते पे चलना है। तो बिल्कुल कप्तानी का RT-PCR टेस्ट भी सभा भाई लेंगे और उसकी रिपोर्ट भी आगे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। निखिल भाई लौटेंगे वापस, एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सभा भाई और निखिल भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। एक तो निखिल भाई आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और कि सूर्य कुमार यादव को लेके कसाट साहब का सवाल है कि इतनी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, तीनों मैच में ऑलमोस्ट, उनको 2 मैचों में जो अच्छा स्टार्ट मिला, क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते हो? 30, 40, 50 बना के विकेट थ्रो सा हो जाता है उनका। कुछ वैसे ही हाल के राहुल का था, एक अननेसेसरी रनआउट था, पूरी गलती भी उनकी थी, वो रुक गया बीच में और उसके बाद रनआउट हो गए। ये छोटी छोटी गलतियां आपको बड़े मैचों में बहुत कॉस्ट कर सकती हैं। जी, इस पे आता हूं, पर मैं वो कप्तानी की एक बात कहना चाह रहा था। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था मैदान में, जो मुझे लगा कि ये कप्तान जो है वो बिल्कुल गेम को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, और बहुत जरूरी है कि आप जानते हैं कि आपके गेंदबाज क्या कर सकते हैं क्या नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा को वो 1 ओवर के लिए लेके आए थे निकोलस पूरन के खिलाफ, क्योंकि उनका सब जानते हैं गेंद ऐसे अंदर की तरफ चलता है राइट हैंडर को और बाहर की तरफ चलता है लेफ्ट हैंडर को। स्लिप थोड़ा सा बाहर खड़ा किया था उन्होंने, वो विकेट चटकाई। हाँ, उन्होंने वो विकेट चटकाई थी, खुद ही खड़े हुए थे। उसके बाद जेसन होल्डर के लिए, बाउंसर के लिए वो शार्दुल ठाकुर को ले आए। तो पता चलता है कि नहीं तो आमूमन देखता है बहुत से कैप्टन जब एक गेंदबाज विकेट निकालता है, चलो यार 4 ओवर उसने किए, 2 ओवर और निकाल देते हैं। पर उनको मालूम है कि मेरे लिए कौन से खिलाड़ी का किस समय आगे बॉल डालना या क्या रोल रहता है, तो उसके हिसाब से वो चल रहे। तो मेरे लिए कल वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया था कि आप उनसे एक आधा और ओवर करा सकते थे, लेकिन उनकी सोच अलग है। और वो दोनों मूव कोइंसिडेंस है या जो मर्जी आप कह लीजिए, कि वहीं पे शार्दुल ठाकुर भी विकेट ले गए और फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी ले गए थे 1 ओवर में। अब रही बात सूर्य कुमार यादव, 6 इनिंग्स में हर मुकाबले में उस खिलाड़ी ने रन बनाया। उनका जो 30+ है, ये रिकॉर्ड है निखिल भाई वनडे क्रिकेट में, पहली 6 इनिंग्स में 30+ स्कोर बनाना। हाँ, उनका स्कोर सबसे खराब जो है 30 का है, 2 अर्धशतक लगा दिए कल। तभी मैं कह रहा हूँ वो मौका था, और ये चीजें अनुभव के साथ आएंगी। और जो गेम अवेयरनेस सूर्य कुमार यादव की है वो बहुत बढ़िया
मुझे नजर आती है। आप उनको देखेंगे बैटिंग करते हुए, तो जब वो बैटिंग करने आते हैं वो सिंगल डबल हमेशा स्टंप्स के सामने रन बनाने को देखते हैं, और हर खिलाड़ी का एक अपना गेम प्लान रहता है। आप उनको करीब से देखेंगे, फास्ट बॉलर के वो सिंगल या फास्ट बॉलर को जब चौका लगाने को देखते हैं तो फास्ट बॉलर की पेस का इस्तेमाल करने को देखते हैं, बिहाइंड स्क्वायर। स्पिनर आता है तो सामने और स्वीप। 60 रन जब उन्होंने बना लिए थे, आपको कब याद है कि, मुझे नहीं याद, कि बहुत रेयर होता है कि सूर्य कुमार यादव का जो फेवरेट शॉट है स्वीप शॉट, उसमें वो आउट हुए। थोड़ा सा वो धीमे गेंद डाला था, अतिरिक्त उछाल था, वो आउट हो गए। पर यही 60 रन अगर वो और थोड़ी देर बैटिंग कर लेते तो आखिरी 10 ओवर में, जो सभा भाई और हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सभा भाई ने कहा था कि फिर आप 260 270 देख रहे हैं। आखिरी 10 ओवर को कैपिटलाइज करने के लिए भी आपके पास एक सेट बैट्समैन आखिरी 10 ओवर में होना चाहिए, और फिर आप अपने बॉलर्स को पिक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो अनुभव के साथ आएगा। और रही बात केएल राहुल की रनआउट की, तो मुझे लगा क्योंकि वो डेंजर एंड में भाग रहे थे, सूर्य कुमार यादव आराम से भाग रहे थे, उनको लगा कि शायद सूर्या नहीं भाग रहे, पता नहीं क्यों देख रहे थे, क्योंकि अंत में कॉल तो केएल राहुल का ही था। जी बिल्कुल, वो हिचकिचाहट ने काम कर दिया। सभा भाई, अब क्योंकि बात कप्तानी की हो रही है और जिस तरह से बॉलर्स को यूज किया इस पे हो रहा है रोहित शर्मा की, उस पे तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को कैसे एसेस कर रहे हैं? लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो 4 के लिए बहुत आइडियल बैट्समैन मुझे लगते हैं, अब क्योंकि के राहुल आ गए। अब आप सबका कहना है कि के राहुल को होना चाहिए नंबर 4 पे, बट जिस तरह से गेम को चलाते हैं सूर्य कुमार यादव, वो डिफरेंट बैट्समैन नजर आते हैं एकदम से। हाँ राजीव, पर 5 पे भी तो कोई चाहिए आपको बैटर बल्लेबाजी करने के लिए, तो फिर आपको नीचे बल्लेबाजों के साथ कौन बैटिंग करेगा? तो इसीलिए 5-6 बहुत जरूरी होता है। 5-6-7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और अगर 5 का खिलाड़ी अंतिम के 10 ओवर तक मौजूद है, तब फिर 6 और 7 और 8 भी मिलकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो ये 5 जो पोजीशन होती है बहुत ज्यादा क्रूशियल है राजीव। और अगर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे, नंबर 4 पर केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव नंबर 6 पर, नंबर 7 पर इस समय आपके दीपक हुडा आ रहे हैं। आने वाले समय में 1-2 विकल्प हैं आपके पास और भी। उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा आ जाएंगे वापस, तो आपके बल्लेबाजी और ज्यादा उसमें गहराई बढ़ जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर को हम ट्राई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। वो ऊपर भी जा सकते हैं बैटिंग करने के लिए, अगर कंडीशन थोड़े डिफिकल्ट हो, और उनकी बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये अप्रोच सही है। सूर्य कुमार यादव जिस तरह की बैटिंग करते हैं, जिस तरह का अप्रोच है उनका, नंबर 5 पे मुझे लगता है कि एसेंशियल है वो इस टीम के लिए। पर आप लोगों ने सही कहा कि इसी को और अगर आगे आप बढ़ाएंगे, एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। पर मुझे लगता है वो हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है रोहित शर्मा का, वो देखने को मिल रहा है सूर्य कुमार यादव में। और इस तरह का की फीलिंग आपको खिलाड़ी को देनी होती है, तभी वो खुलकर अपने शॉट्स लगाएगा, तभी उसको लगेगा कि उसकी जगह पक्की है और वो टीम के लिए खेलना शुरू कर देगा। निखिल भाई, क्योंकि बीइंग ऑफ स्पिनर आपने ऑब्जर्व किया होगा दीपक हुड्डा की गेंदबाजी को, हालांकि उन्होंने 4 ओवर ही डाला, पहले ओवर में एक विकेट भी उनको मिला, और जिस तरह से वो खुश थे, विराट ने जिस तरह गले लगाया, वो दिखा रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट वो पहला ओवर था उनकी लाइफ का। कैसे आपने एसेस करेंगे अगर आप छठे गेंदबाज के तौर पर दीपक हुड्डा को खिलाना हो, जिन्होंने दोनों मैचों में बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया? जिस पोजीशन में कल आए थे उन्होंने 29 रन बनाए और एक बड़ा शॉट खेलने में आउट भी हुए। वो ओवरऑल कितना इंप्रेस कर पाया दीपक हुड्डा दोनों अब तक के जो मैच हुए? राजीव भाई, अभी कल मुझे लगा था कि एक बढ़िया मौका था कि किस तरीके से आप गेम को चला सकते हैं। अभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को लगा कि उनको ये धीरे धीरे वो गेम सेंस, वो गेम अवेयरनेस, वो मेच्योरिटी जैसे खेलते जाएंगे आएगी। उस समय जो सिचुएशन की मांग थी, उस समय वो 2 रन नहीं बनते थे, क्योंकि 2 रन का मतलब है कि आपकी तरफ से स्ट्राइक चली गई, यूजी चहल जो है वो स्ट्राइक पे रहेंगे, आप फिर वो प्रेशर में रहेंगे, तो सिंगल रहता है तो आपके पास वो स्ट्राइक रहती है। छोटी छोटी चीजें, बट प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका इस्तेमाल किया रोहित ने, बढ़िया तरीके से बॉल डाला, तो वो 4-5 ओवर निकालने की बात है, 2 ओवर निकालने की बात है। किसी विपक्षी टीम के पास मध्य क्रम में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपके पास अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, या फिर आप अगर एक खिलाने को देखते हैं, तो 3-4 ओवर ये निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे चीजें वो भी समझे, मैं पूछ रहा था, उनके हाथ में टर्न नजर आ रहा था करना आसान नहीं है। उनके हाथ में टर्न नजर आ रहा था, उससे कितना इसलिए क्योंकि वो एक तो वो लाल मिट्टी का विकेट था राजीव भाई, और टर्न वो क्योंकि क्रीज के कोने से गेंद डालते थे, वो क्रीज के कोने से गेंद डालते थे, वो एंगल का इस्तेमाल करके, इसलिए वो टर्न नजर आता था। पर आपके लिए 4-5 ओवर निकालने के लिए वो एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि उनका कोर स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग नीचे आके
कभी भी आसान नहीं होता। 6 नंबर पे बैटिंग करना, आपको टेल के साथ गेम को चलाना होता है, उसके बाद आपको स्ट्राइक रेट आखिरी 10 ओवर में 60 गेंदों में आपको स्ट्राइक रेट और बेहतर करने को देखना होता है। तो बहुत मुश्किल जगह है बैटिंग करना, पर इस खिलाड़ी में लगा कि ये गेम चला सकता है और ये कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस और अच्छी तरीके से फिट होता है। इनको आप खिलाते हैं, आप बीच में आके लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके विरुद्ध भी आप इनको गेंदबाजी करा सकते हैं। सबा भाई, चहल ने जिस तरह की गेंदबाजी की दोनों मैचों में, क्या वापस अपनी जगह सीमेंट करने में कामयाब रहे हैं? आपको लग रहा है अभी एक मैच और आप इंतजार करेंगे? मैं तो इस नजरिए से कभी देखता ही नहीं हूँ कि खिलाड़ी ने सीमेंट कर ली अपनी जगह के नहीं। खिलाड़ी को हमेशा इंप्रूव करते रहना होगा और वो मुझे जब अगर नजर आ रहा है तो मुझे खुशी होती है देखकर, और युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी में वो देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत जरूरी है कि आपको मैच विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए होंगे मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए, और चूंकि आने वाले समय में विश्व कप भारत में ही होने वाला है तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास 2 स्पिनर्स होने चाहिए जो कम से कम 20 ओवर डालें। उसमें अगर आपको 3 या 4 विकेट मिल जाता है तब बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और युजवेंद्र चहल ने जो अभी तक गेंदबाजी की है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस तरह का अटैक है वेस्ट इंडीज का, बैटिंग अटैक जो है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए चैलेंजेस और ज्यादा होंगे आने वाले समय में। पर ये एक अच्छा कमबैक रहा है यहाँ पर युजवेंद्र चहल का। निखिल भाई, क्योंकि रोहित शर्मा को आमतौर पे बहुत शांत और बहुत कूल कैप्टन माना जाता है, धोनी से तुलना हो रही कल, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। चहल को कह रहे हैं, अरे तेरे पैर में कुछ दर्द है, प्रॉब्लम है, चल जल्दी भाग इधर। वो एग्रेशन नजर आ रहा था, और जब नो बॉल उन्होंने डाली, निकोलस पूरन ने छक्का लगाया, तो वो हम लोग वर्ड्स को पढ़ सकते थे, क्या बुदबुदाया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा बहुत शांत कप्तान है, ये तो भूल जाना चाहिए। नहीं, शांत कप्तान, क्योंकि देखिए एक कप्तान के लिए परेशानी का सबब क्या है? कुछ उन्होंने गेम प्लान बनाई होगी, ऑडियो तो आपने भी सुना होगा। जी, योजना बनाई होगी, योजना अमल नहीं कर रहे, तो वो एक, देखिए लाजमी सी बात है, कप्तान थोड़ा सा तो निराश होगा। और वो समझते हैं कि युजवेंद्र चहल की कला क्या है। मतलब एक रिस्ट स्पिनर, आप नो बॉल डाल रहे हैं, उसके बाद जो बॉल डाली थी वो फ्री हिट में, वो आपने बैट्समैन का काम और आसान कर दिया, क्योंकि निकोलस पूरन वो पहली गेंद खेल रहे थे, आप उसमें तेज डाल रहे, स्किड करके और अच्छा बैट पे आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा अरे भाई कहाँ डाल रहे हो। तो वो एग्जैक्ट शब्द जो थे वो कुछ अलग थे, बट वो कह रहे थे अरे कर क्या रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो समझ पाएंगे कि भाई युजवेंद्र चहल तुम्हारा गेम जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर है जिस तरीके से तुम ये प्रदर्शन कर रहे हो, इसलिए वो थोड़ा सा निराश हुए। देखिए सबा भाई और निखिल भाई, आप दोनों जानना चाहता हूँ, स्पिनर्स का नो बॉल डालना मतलब समझ से परे, और आज के दौर में जब आपको फ्री हिट है, मैच पूरा सिनेरियो चेंज हो जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर भी नो बॉल डाल रहे हैं, युजवेंद्र चहल भी डालते हैं, हमने वेस्ट इंडीज के भी स्पिनर्स को देखा। ये चक्कर क्या है नो बॉल का? तो निखिल भी डालता था हर एक ओवर में एक नो बॉल, वो तो अलग था कि उस समय फ्री हिट नहीं थे। अरे मैं साहब भाई, मजे की बात है, मैदान के अंदर कभी नो बॉल नहीं डाली, मैं मैदान के बाहर ही नो बॉल डालता था। हाँ, पर अच्छा क्वेश्चन है ये, निखिल जवाब दो इसका। निखिल भाई दीजिए। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि आपका जो डिलीवरी स्ट्राइड है, वो डिलीवरी स्ट्राइड की टाइमिंग है, जंप की, वो जरूरी रहती है। और बतौर स्पिनर आपका काम जो है ना, वही फिर से वो गेम अवेयरनेस और गेम सिचुएशन की है जो सपोर्ट स्टाफ बाहर करता है। 22 गज की पिच, आप बतौर स्पिनर जिस विकेट पे आपको अगर मान लीजिए मदद नहीं मिल रही है, तो वो 22 गज की पिच जो है आप उसको और बड़ा करना चाहेंगे, आप बल्कि लकीर से 1.5-2 फीट और पीछे से डालेंगे, तो उतनी देर गेंद हवा में ट्रेवल करेगा, उस बॉल में उतना घुमाव होगा, तो आप बॉल को कहीं ज्यादा टर्न करा सकते हैं। अब क्योंकि वो शायद क्रीज की चौड़ाई का और गहराई का इस्तेमाल करने को देख रहे थे, इसलिए वो उस समय वो टाइमिंग जो है जंप का वो खराब हो गया। लेकिन 5 कदम का जो रनअप होता है ना, उसके बाद आप नो बॉल करें, तो गुरुजी ये तो गलत है, बहुत गलत है, ये जुर्म है, ये नहीं हो सकता 50 ओवर के गेम में या 20 ओवर के गेम में। तो क्या सबा भाई क्लीन स्वीप की तैयारी करें, जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है और जिस तरह से वेस्ट इंडीज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई है? हाँ राजीव, अब तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और पोलार्ड ने पहले मैच के बाद भी कहा था कि हमें 50 ओवर खेलने की आदत डालनी होगी। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। जो कहते हैं रात में इतनी मेहनत करा रहे हो सब भाई, T20 की आदत पड़ गई है, 50 ओवर कौन बैटिंग करेगा वेस्ट इंडियन, ये तो बताओ। उनके अंदर मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो पूरे के पूरे 50 ओवर या फिर 40 ओवर भी खेल पाए। उन सब में बहुत ज्यादा वो जल्दबाजी कर देते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, पर
50 ओवर की बल्लेबाजी कुछ अलग किस्म की होती है, आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने होते हैं, जो देखने को नहीं मिल रहा है इस समय। बिल्कुल, और निखिल भाई ने शुरुआत में जो शो के कहा था कि आपको डांस फ्लोर पर ले जा सकते हैं, लेकिन डांस तो आपको करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज पे भी ये कहावत लागू होती है, जितना भारतीय बल्लेबाजों पे, कि आपको डांस फ्लोर पे ले गए, और ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज के साथ खासतौर से कि आपको किसी नाइट क्लब के डांस फ्लोर पे तो ले गए, लेकिन आपसे कहा जा रहा है भरतनाट्यम कर दें वहां जाके, या कथकली कर दें, और कुछ वही हो रहा है वेस्ट इंडीज के साथ कि 20 ओवर की क्रिकेट खेलते खेलते 50 ओवर की क्रिकेट भारी पड़ रही। जी निखिल भाई। राजीव भाई, संक्षेप में बता देता हूँ, ये लोग बैट्समैन समझ नहीं रहे कि गुरुजी अपना दिवाली बोनस जो है ना खुद ही कम कर रहे हो, निकलस पूरन ये वो। अरे भैया, 2 दिन के बाद जो है वो दिवाली बोनस बरसने वाला है और तुम उसको लूट नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑक्शन के बारे में सोचो। हमको तो लग रहा है सभा भाई ने 1-2 नाम काट भी दिए अभी तक बैठे बैठे, हम लोग के डिस्कशन नहीं, मैंने तो सारे नाम काट दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, IVMPodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Story Tellers and Storytellers, Vineet talks to filmmaker and production designer Uzair Merchant. He shares how he's created the world's first ever NFT music video. On The Habit Coach, Ashton talks to Joe Town, Hollywood actor and coach of the performer's mindset. They decode various aspects of the high performer mindset and how to deal with mind blanking. On Press Decode, Sara Vagda and Prafulla discuss the controversy around Joe Rogan's Spotify podcast and Netflix India's growing woes. On The Longest Constitution, Priya discusses menstruation, maternity, and disability at the workplace. And on Ikaduka Economy, Abhinav and Dr. Junjunwala discuss the effects of rising inflation. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार